हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। हम लोग रोजगार और निर्माण की एक श्रृंखला कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें आज का जो सेशन रहेगा वो 29 अगस्त से लेकर के 4 नवंबर के बीच का रहेगा। मतलब अगस्त माह का ये अंतिम है। इसके बाद सितंबर माह का हमारे पास नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगा और एक दिन की क्लास हम लोग सितंबर पूरा कर लेंगे संडे के दिन में, और बाकी फिर हमारा जो पूरा अगस्त सितंबर है वो एक तरीके से रिदम में आ जाएगा करंट अफेयर का पार्ट। ठीक, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक क्षेत्रीय परिषद जो है, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित हुई थी। आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ कुछ क्षेत्रीय परिषद बनाए गए हैं भारत में, जो एक राज्यों के समूह होते हैं जो विभिन्न प्रकार के आपसी विकास और अन्य प्रकार की बातों को एक तरीके से लेकर के चलने की बात करते हैं। तो यहाँ क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो यहाँ हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो आप ध्यान रखेंगे, ये आयोजित हुई है भोपाल में। तो क्वेश्चन पूछेगा हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक का आयोजन किस शहर में हुई है? तो भोपाल में हुआ था। और मध्य क्षेत्रीय परिषद में कितने देश शामिल हैं? तो यहाँ देख लेते हैं, या कितने राज्य शामिल हैं। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ शामिल किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाएगा। ये यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने पहले से इनको हाईलाइट कर रखा हुआ ताकि आप आसानी से पढ़ लें। इन सब बातों में आपसी कॉपरेशन की बात की गई है, सहकारी संघवाद की बात की गई है, टीम इंडिया की बात की गई है कि जो हमारे सारे सारे राज्य हैं वो एक तरीके से उनके प्रमुख टीम इंडिया का निर्माण करते हैं। इस दृष्टिकोण से वार्ताओं को प्रस्तुत किया गया और कहा गया कि राज्य में प्रचलित दरों पर 19.74% की जीडीपी ग्रोथ रेट देखी गई है, जो देश में सर्वाधिक है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर मैं प्रचलित दरों पर में, ठीक, एक तरीके से सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट है वो किस राज्य की है? मध्य प्रदेश की। कितनी है? तो 19.74% की है। ये आपसे 3 से 4 बार ही हमारा पेपर में टकरा चुका है, आप लोग ध्यान रखेंगे इसके बारे में। अब चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। राज्य सरकार 1 लाख सरकारी पदों पर करेगी भर्तियां। एक कई बार बोल चुके हैं मामा जी, कोरा झूठ है। देखो, कब तक, जब तक भर ना जाए तब तक ऐसे हमें मानना नहीं है। दूसरा, महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि करने के आदेश दिए गए हैं, जो 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे। ये कोई बड़ा विशेष नहीं है। क्वेश्चन पूछ लेगा हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महंगाई कितने प्रतिशत महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया है? तो 3%। हालांकि क्वेश्चन और भी है, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल भी संभावना 1% के आसपास, 3% से भी कम संभावना है पूछे जाने की, बात ये रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं, आपका गांधी मेडिकल कॉलेज में शुरू होगी हिंदी माध्यम से एमबीबीएस की पढ़ाई। तो प्रश्न पूछेगा हाल ही में किस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करने की प्रारंभ मतलब कि प्रावधान किया गया है? तो 2022-23 के सत्र से हिंदी में पहला जो का फर्स्ट ईयर की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। कहाँ का? भोपाल का गांधी मेडिकल कॉलेज, याद रखिएगा पास में, गांधी मेडिकल कॉलेज। और इसके साथ बात करेंगे मुख्यमंत्री, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह ने, ठीक है, यहाँ पर मैं आपका शिक्षण के लिए 5C का कंसेप्ट दिया हुआ था। 5C का मतलब होता है, ठीक, क्रिटिकल थिंकिंग, एक सी का मतलब क्रिएटिविटी, कोलेब्रेशन, क्यूरियोसिटी एंड कम्युनिकेशन। ये थोड़े से कुछ नए शब्द दिए गए हैं। ये नए नए देकर ही कुछ हम लोगों को बेवकूफ बनाने काम करते हैं, कोई बड़ा विशेषता नहीं रहेगी इनकी, है ना। इनके अकॉर्डिंग ये लोग काम नहीं करते हैं, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। चलो पीछे चलते हैं इधर साइड में। अगला रहेगा लता मंगेशकर सुगम संगीत प्रतियोगिता के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, ठीक। और अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो लोग अच्छा इन क्षेत्रों में हैं तो वो आपका फॉर्म भर करके बाद में इनको अवार्ड भी दिया जाएगा। अगली बात करेंगे, मध्य प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालय और विद्यालय सॉफ्टवेयर से जुड़ेंगे। हाँ, ध्यान रखिए यहाँ पर मैं। तो प्रश्न पूछ यहाँ रहेगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जोड़ा जाएगा? तो सॉफ्टवेयर नाम है ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर। यहाँ पर मैं कितने, यहाँ पर मैं शासकीय विद्यालय हैं 528, और टोटल जो यूनिवर्सिटीज कितनी गवर्नमेंट वाली वो 16। इन सभी को यहाँ ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा। ये एनआईसी का, भारत सरकार का जो एनआईसी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक तरीके से ये आपका सॉफ्टवेयर है। ध्यान रखेंगे आप इसको, इंपॉर्टेंट, ये भी क्लियर है। अब चलते हैं आगे नीचे, इसके बाद रहेगा अगला पेज, है ना। ठीक, नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सत्यम भाई, लेट्स क्रैक, स्वागत है आपका। चलो, देश भर में 1 लाख से ज्यादा गांवों को मिला ओडीएफ प्लस का दर्जा। आपने पंचायत मूवी देखी, मतलब कि वेब सीरीज देखी होगी, ठीक। तो ओडीएफ मतलब खुले में शौच मुक्त यहां पर में घोषित किया गया है प्लस। तो देश भर में 1,01,462 गांवों को क्या किया गया है? खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है, ओडीएफ प्लस अवार्ड दिया गया है।
और ये दिया गया है पास में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार देश में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा इस यहाँ पर में। ठीक, तो 1 लाख से अधिक हमारे जो गांव हैं वो ओडीएफ, ओपन डिफेक्शन प्लस नाम मिल जाएगा। तो ये दिए गए हैं। अगला ये कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट चल जाते हैं यहाँ पर मैं 21 अगस्त। हाँ, अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास शुरू करने की बात कही गई है। तो ये हाल ही में हम बात करेंगे तो काबुल में हमारा दूतावास था तालिबान सरकार के आने के पहले तक में। बाद में जब तालिबान सरकार आई तो भारत सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, हम तुम्हारे साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे। लेकिन जब वो लंबे समय तक बैठ ही गए सत्ता में तो भाई तालिबान से हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से एक तरीके से कदम मिलाकर चलने की बात कर रहे हैं। भैया ठीक है, हाँ जो हो गया, अब तुम्हारे साथ काम कर लेंगे। ठीक, तो ये काबुल में स्थित यहाँ पर दूतावास स्टार्ट करने की तैयारी की गई है। अब चलेंगे आगे। नेक्स्ट यहां मिल जाएगा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के समीप ऐसे 13 स्थानों की पहचान की है जहां पर क्या की जा सकती है, लैंडिंग की जा सकती है। ठीक, तो ये एक पॉइंट मिल जाएगा, कोई बड़ा विशेष नहीं है। अब चलते हैं आगे। यूपीआई किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगाएगी पेमेंट पर। बड़ी बार न्यूज चल रही थी यार, यूपीआई जो है पेमेंट पर चार्ज लगाएगी। ये केवल केवल फेक न्यूज थी। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहलाता है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से इसे बनाया गया है। NPCI या L, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसे बोल सकते हैं, है ना। ठीक, इसमें कुछ और विशेष नहीं है। रूस, यूक्रेन, चीन 2 वर्षीय छात्र ये भी नहीं काम का रहेगा। अगले जाते हैं। हाँ, हाल ही में यूजीसी ने, ध्यान रखेंगे, बिना अकादमिक डिग्री के भी प्रोफेसर यहां बनने की बात कही गई है। मान लेते हैं कि मैं उद्योगपति हूं, मुझे व्यापार की अच्छी समझ है, लेकिन मेरे पास में एमबीए की डिग्री नहीं है, कॉमर्स की डिग्री नहीं है, तो मैं पढ़ा नहीं सकता कहीं पर मैं। तो ऐसे लोगों को क्या करते थे पहले, आईआईटीज में, आईआईएम में यहाँ पर मैं अलाउ अलाउ किया जाता था बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, प्रैक्टिकल अप्रोच के तहत में। तो इनके पास ना तो नेट है ना तो मास्टर डिग्री, बेचारा ऐसे ही आ गया। तो ये जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, इन्हें क्या किया गया है, बिना डिग्री के भी इन लोगों को क्या किया जाएगा, प्रोफेसर नियुक्त किया जा सकता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त विशेषज्ञों को फैकल्टी मेंबर के रूप पर रख सकने की बात कही गई है। ठीक, ये कैसे बस में गायक हो सकता है, नर्तक हो सकता है, उद्योग, समाज सेवा, अन्य क्षेत्रों में ये लोग शामिल किए जा सकते हैं। ध्यान रखेंगे, कई ऐसे गायक हैं इनके पास कोई डिग्री नहीं गायन की, लेकिन ये बड़ा अच्छे गायक हैं भाई, तो इनको यहाँ पर मैं कॉलेज में ऐसा टीचर के रूप में रख सकते हैं। तो 15 वर्ष का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए, कम से कम की बात कही गई है। ठीक, अगली बात करेंगे, गैर सरकारी संगठित कामगारों को अब ESIC, मतलब कि यहां बात करेंगे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का लाभ दिया जाएगा। अभी तक ये केवल केवल में संगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी उनको दिया जाता था, इनके अलावा किसी और को नहीं। ध्यान रख लेंगे। तो अब गैर संगठित जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं उन पर भी। संगठित और असंगठित का मतलब होता है कि जो सरकारी योजनाएं जो रहेंगी, सरकारी नीतियां जो होती हैं, उन सभी का लाभ संगठित क्षेत्र को मिलता है। संगठित मतलब जिनका रिकॉर्ड होता है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के आपके एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जिसका जानकारी सरकार के पास है। पीएफ कटेगा, ग्रेचुइटी कटेगी, फैक्ट्री सेट के अंतर्गत में आएंगे या बोनस सेट के अंतर्गत में आएंगे, ऐसे बहुत सारी बातें लाभ दी जाती है इनको यहाँ पर में। ठीक, तो ये सारे लाभ अब यहाँ जो अन्य प्रकार के लोग हैं उनको भी दिया जाएगा जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में लगे हुए हैं। अगली बात करेंगे, यूपीएससी ने अभ्यर्थियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टार्ट किया है, जिसका मतलब है कि जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होती हैं यूपीएससी में, उनके लिए एक बार रजिस्ट्रेशन करो, इसका डिटेल ऑटोमेटिक उसके पास हो जाएगी। अगली बार जब भी भरोगे तो थोड़ी बहुत सामान्य सी जानकारी के माध्यम से आपको यहाँ पर में उसको पूरा कर लिया जाएगा। तो ये एक तरीके से आपका एक पंजीयन आया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि हालांकि कुछ समय पहले व्यापम ने ऐसा पहले ही हमारे पास करवा चुका है, एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले चलेंगे, भारत ने यूएनएससी में रूस के खिलाफ पहली बार मतदान किया हुआ है, चूंकि यूक्रेन के मुद्दे पर बार बार ऐसी घटनाएं थी, बहुत ज्यादा लोगों की सामूहिक कब्रगाह देखेगी, उस दृष्टिकोण से यहाँ पर में ये निर्णय लिया गया है। ठीक, अब बात करेंगे इसके आगे में, नेक्स्ट नीचे रहेगा। तो ये सारी बातें जाती हैं, गैर संगठित हो गया, ये भी हमने पढ़ लिया। हाँ, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पदम के लिए आपका ऑनलाइन नामांकन स्टार्ट किया गया है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। 15 सितंबर तक रहेगा। जो व्यक्ति अच्छे लगते हैं आपको इस हिसाब से, उनका आप यहाँ पर फॉर्म भरिएगा, सरकार शॉर्टलिस्ट करेगी और लोगों को पद्म पुरस्कार मिल जाएंगे। अब आते हैं नीचे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, विभिन्न प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों से मिले मुख्यमंत्री। भाई ठीक है, अच्छी बात है, मध्यप्रदेश में प्रतिभाशाली है भाई, पेपर तो कंडक्ट कराओ आप लोग। यूपीएससी वालों को आपने रख दिया, ठीक, अच्छी बात है। JEE, नीट और बाकी अन्य प्रकार के लोग से भी मिले हुए थे। अगला है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया गया है।
और 29 अगस्त मनाने के साथ साथ अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस दिन बर्थ डेट होता है जिसका, हमारे ध्यानचंद जी का, जो हॉकी के जादूगर जिन्हें कहा जाता है। तो इनकी कुछ बातों को मैंने पहले ही मार्क कर लिया है, तो आप थोड़ा सा इसको अच्छे से देखिएगा ताकि आपको चीजें अच्छी क्लियर हो जाएं, बिल्कुल, है ना। बहुत सारे पॉइंट यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहली बात, अपने जीवन में उन्होंने 1000 से अधिक गोल दागे हैं, ध्यान रखने पर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनका जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक, नेशनल स्पोर्ट्स डे। अब एक है यहाँ पर में, इनके गुरु थे आर्मी में, गुरु बाले तिवारी, उन्होंने यहाँ पर में ध्यानचंद नाम दिया हुआ था। इनका नाम पहले ध्यान था, बाद में यहाँ पर में ध्यानचंद ऐड कर दिया गया। ठीक, इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। ये कुश्ती खेलते थे प्रारंभिक रूप में, बाद में ये चले गए कहां पर, आपस में ये एक तरीके से हॉकी खेलने लगे आर्मी में जाने के बाद में। इनके ऊपर एक किताब लिखी गई है भोला यामिनी के द्वारा। तो भोला यामिनी नाम के व्यक्ति ने द लाइफ एंड टाइम ऑफ मेजर ध्यानचंद नाम की किताब लिखी है। तो क्वेश्चन पूछेगा, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मेजर ध्यानचंद किताब की रचना किसने की है? भोला यामिनी के द्वारा की गई है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और इनके गुरु कौन थे? तो कोच सूबेदार बाले तिवारी थे। उन्होंने यहाँ पर मैं इनको हॉकी खेलने के लिए कहा और साथ साथ में यहाँ पर मैं उसकी ट्रेनिंग दी और इनको नाम दिया गया ध्यानचंद। ध्यान इनका प्रॉपर लगा रहता है काम में और चांद की तरह चमकोगे, इसलिए इसको नाम दिया, कौन सा, इनको ध्यानचंद नाम दिया गया था। ऐसा इस किताब में लिखा हुआ है। अब चलेंगे यहाँ पर मैं, एक तरीके से इन्होंने पहली बार एक अच्छा झांसी में एक आपका जो मैच हुआ था, हारने वाली टीम के साथ इन्होंने खेला, 1926 की बात है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर मैं इंडिया से खेलना स्टार्ट किया। तो क्वेश्चन पूछेगा, मेजर ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी टीम में कब पहली बार खेलना शुरू किया या इन्हें कब शामिल किया? तो 1926 में शुरू किया, इनको शामिल किया गया था। 1926 में इन्हें भारतीय टीम में शामिल किया गया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इनके बाद 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुआ, 1932 के लॉस एंजलिस में ओलंपिक हुआ और 1936 के बर्लिन में ओलंपिक हुआ। तो 3 लगातार ओलंपिक में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, मतलब भारत की ओर से खेले और बहुत सारे मेडल इन्होंने जीते। मतलब कि इस दौरान में 39 गोल उन्होंने किए थे 3 ओलंपिक में। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से भारतीय टीम को इन्होंने आपका विश्व हॉकी का बादशाह बनाया। वह ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने लगातार 3 ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया था। और इस प्रकार से देखेंगे, इनके मेजर ध्यानचंद के अंतरराष्ट्रीय मैच में 400 से ज्यादा और समान घरेलू मैचों में, ट्रॉफियों में 1000 से अधिक गोल हैं। ठीक, तो पहली बार मेजर ध्यानचंद भारतीय टीम के लिए कब खेले थे? 1926 में। उसके बाद पहली बार ओलंपिक में कब खेले थे? 1928। ये हुआ था कहां पर आपका, ध्यान रखेंगे हम लोग, तो ये आपका एम्स्टर्डम में। दूसरा 1932 का लॉस एंजलिस में, 1936 का बर्लिन में। बर्लिन का जब ओलंपिक हुआ तो कहा जाता है, इसी दौरान में सारी बात आती है। यहां पर मैं 15 अगस्त 1936 को ये मैच था जर्मनी के साथ में, फाइनल मैच यहां होने वाला था। टीम सामने थी जर्मनी की और वहीं पर मौजूद था तानाशाह हिटलर भी। अब यहाँ पर सारे जो लोग हैं उनकी बिल्कुल डरे पड़े थे यहाँ पर में, और एक इसी खौफ को दूर करने के लिए जो यहाँ के आपका ड्रेसिंग रूम में टीम मैनेजर थे पंकज गुप्ता, उन्होंने लोगों को तिरंगा दिया, बोला भाई इसकी लाज हमको रखना है, ऐसी सारी बात आती है। उसके बाद यहाँ मैच स्टार्ट होता है और ध्यानचंद ने यहाँ पर में जो हाफ टाइम के बाद में ठीक एक तरीके से लगातार 6 गोल दागे हुए थे और 8-1 से जर्मनी को पराजित किया। हालांकि पहले यहाँ पर 2 गोल हम लोग दाग चुके थे फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में यहाँ पर 6 गोल और दागे गए। इस प्रकार से टोटल आपका 8-1 से जर्मनी को हराया। और इसी मैच में यहाँ पर मैं बरसात के बाद चूंकि फिसलन हो रही थी तो ध्यानचंद जी ने नंगे पैर खेला हुआ था। और उसके बाद 16 अगस्त को हिटलर ने यहाँ पर मैं ध्यानचंद जी को क्या किया था, अवार्ड दिया हुआ था और इनको जर्मनी की टीम में आकर खेलने के लिए और वहां का कर्नल पद देने का वादा किया हुआ था। और भाई साहब ने ठीक इतना राष्ट्रभक्त थी, उन्होंने इस चीज को त्याग दिया। ठीक, मुझे गर्व है, रेजिमेंट पर मुझे गर्व है और भारत ही मेरा देश है, ऐसी बात कही और उसके बाद फाइनली उन्होंने उनको मना कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट स्टोरी मिल जाती है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो कुछ फैक्ट यहाँ पर मार्क कर दिया हूं, आप लोग आराम से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हैं, यहाँ पर आजादी के बाद खेलों में कुछ बड़ी उपलब्धियां और हासिल की लोगों ने। तो केडी जाधव नाम के व्यक्ति हैं, 15 जनवरी 1926 को इनका जन्म हुआ था। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे, स्वतंत्र भारत में पहला ओलंपिक मेडल जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ध्यान रखेंगे केडी जाधव, नाम है खसाबा दादा साहेब जाधव। इन्हें पॉकेट डायनामो भी कहा जाता था। पहलवानी के लिए इन्हें ओलंपिक मिला हुआ था पहला, ठीक, व्यक्तिगत पदक की बात कर रहे हैं। 1948 में यहाँ पर में उनको आजाद मतलब पहचान मिली थी जब उन्होंने राष्ट्रीय चैंपियन नरेंद्र दास को हराया हुआ था।
ध्यान रखेंगे। ठीक, इन्हें ध्यान रखेंगे 1952 में हेलसिंकी फिनलैंड में फ्रीस्टाइल बैटमवेट के लिए आपका कांस्य पदक इन्होंने जीता हुआ था, भारत के पहलवान। इंपॉर्टेंट, याद है आप लोगों को, कांस्य पदक इन्हें मिला हुआ था, केडी जाधव। तो स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति जिन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर क्या जीता हुआ है, गोल्ड मेडल, ओलंपिक मेडल जीता था, वो कौन थे, केडी जाधव। दूसरी बात कर लें, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का नाम आता है यहाँ पर में। तो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे, आप यहाँ ध्यान रख लेंगे। दूसरा, उन्होंने एशियाई खेलों में भी कई बार स्वर्ण पदक जीते हैं। 1960 में पाकिस्तानी अब्दुल खलीक के खिलाफ उन्होंने अंतिम दौर में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा राजी कराया गया था, मतलब ये तुम खेलो खेलो करके ये बात मिल जाएगी। ध्यान रखें, खलीक इस दौरान में बड़े आपके टॉप के प्लेयर थे और उन्हें द फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया और द फास्टेस्ट मैन ऑफ एशिया का दर्जा दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछ लेगा, द फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो खालिद अब्दुल खाली को कहा जाता है, पाकिस्तान के थे। और यहीं पर द फास्टेस्ट मैन ऑफ एशिया भी इसे कहा जाता है। वहीं फ्लाइंग सिख का दर्जा दिया गया किसे का, मिल्खा सिंह को। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया भी मिल्खा सिंह चला गया, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अगली बात करेंगे, मिल्खा सिंह के खिलाफ ये हार जाते हैं, आपने देखा होगा द भाग मिल्खा भाग मूवी में। उसके बाद चलेंगे यहाँ पर मैं, मिल्खा सिंह यहाँ लगातार रिकॉर्ड तो बनाया लेकिन ओलंपिक नहीं जीत पाए, इसका भी सारी बातें इनका यहाँ पर मैं मूवी में दिखाया गया है। अब चलते हैं, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में जीता सोना, गोल्ड जीता हुआ था, गोल्ड टोक्यो ओलंपिक में 2020 में इन्होंने गोल्ड जीता हुआ है। और इस दौरान जब ये गोल्ड मेडल जीता था, उस दौरान उन्होंने भाला कितना फेंका था, तो 87.58 मीटर भाला फेंका हुआ था। क्वेश्चन यही पूछ सकता है, गोल्ड तो जीता लेकिन उन्होंने भाला कितनी दूरी फेंका हुआ था, तो 87.58 मीटर का भाला फेंका। गोल्डन बॉय कहलाते हैं ये भारत के, याद रहेगा। तो एथलेटिक्स क्षेत्र में या ग्रुप कैटेगरी में ये पहला इन्होंने एक तरीके से जीता हुआ गोल्ड मिल जाएगा। अगली बात करेंगे, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट थी कौन सी, तो बात करेंगे भारोत्तोलन में है कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट थी। इन्होंने भारोत्तोलन में ये पदक जीता था सन 2000 में, ये ओलंपिक थे, सिडनी में हुए थे। और इन्होंने यहाँ पर में एक तरीके से 240 किलोग्राम में उन्होंने स्नैच श्रेणी में 110 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 130 किलोग्राम भार उठाते हुए कांस्य पदक जीता हुआ था। इसी वजह से उन्हें द आयरन लेडी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, द आयरन लेडी किसे कहा जाता है, तो कर्णम मल्लेश्वरी। इसी प्रकार से यहां पूछ लेगा इनका नाम, कि भैया एक तरीके से नाम मिल जाएगा कहां अपने, हाँ, पॉकेट डायनामो कैसे कहा जाता है, केडी जाधव मिल जाएंगे। इसी प्रकार से नीचे जाओ आप, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक, तो देश की पहली महिला वेटलिफ्टर, ठीक है, इनका नाम मिल जाएगा। इन्हें नाम मिला हुआ कौन सा भैया, तो एक तरीके से, और हाँ, आयरन लेडी हो गई अपनी वो, कर्णम मल्लेश्वरी की बाद में जाएंगी। पहली महिला वेटलिफ्टर कुंजा रानी देवी, ये भारोत्तोलन से रिलेटेड है, वेटलिफ्टिंग से रिलेटेड है। और इन्होंने विश्व चैंपियनशिप में 7 रजत पदक और एशियन गेम्स में 2 कांस्य पदक जीते हुए थे। इंपॉर्टेंट है, ये भी बात मिल जाएगी आपको। और ये सफल महिला वेटलिफ्टर, ये एक तरीके से श्रेणी में अपने आप को इन्होंने लाकर रखा, और इसीलिए इन्हें भारत में हरक्यूलिस नाम से भी जाना जाता है, हरक्यूलिस लेडी। 1990 में कुंजरानी देवी को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा किया था। 1966 में भारतीय सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान से भी उन्हें नवाजा गया था। तो ये सारी बाबात यहां आ जाएंगी। मुझे उम्मीद है आपने सारी बातों को एक बार समझा, समझने के बाद चीजें और देखने का प्रयास किया। क्लियर? तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये सारी बातें आ जाती हैं। अच्छा, एक बात छूट गई यहां पर मैं, मेजर ध्यानचंद को 1956 में राष्ट्रपति जी ने या पद्म भूषण से सम्मानित किया था, पद्म विभूषण से। 1994 में 29 अगस्त को भारत सरकार द्वारा खेल दिवस की घोषणा करने की बात कही गई थी। तो भारत में पहली बार खेल दिवस की घोषणा कब की गई है, तो 1994 में 29 अगस्त को मनाने की बात कही गई है। और इसी प्रकार देश के अन्य सभी अवार्ड जो हैं वो 29 अगस्त को ही दिए जाते हैं, ध्यान रखने के पास में। तो इसमें जाता है कौन सा, आपका खेल रत्न अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, दूसरा अर्जुन अवार्ड, और एक तरीके से हमारे पास अन्य प्रकार के जो अवार्ड हैं कोच के लिए वो भी दिए जाते हैं। ठीक, और अगली बात करें यहाँ पर मैं, 1979 में इनकी डेथ हुई थी दिल्ली में, 3 दिसंबर 1979 को। ठीक, क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई, ये आप इनको सभी को याद रखेंगे। अब चलते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास मिल जाएगा। आगे आपने सब कुछ देखा हुआ है, स्पोर्ट्स वाले सेक्शन को आपने समझ लिया। फिर चलेंगे नीचे, है ना, यहां आ जाओ। नियम तथा नीतियों के सरलीकरण के लिए समय सीमा निर्धारण करने की बात कही गई है मुख्यमंत्री द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, कोई बड़ा विशेष नहीं हालांकि।
ठीक, ये कोई बात नहीं। हाँ, अगला, जल संसाधन मंत्री ने दाहोद बांध का निरीक्षण किया हुआ है। दाहोद बात करें पास में, यहाँ पास से बेतवा नदी जाती है, लेकिन ये बांध छोटी छोटी शाखाओं से मिलकर बना हुआ है, एग्जैक्टली बड़ी नदी नहीं रहेगी। यहाँ पर हाल ही में दरार आ गई थी। ये डैम बना हुआ है, इसके बारे में देख लो आप लोग। दाहोद बांध 1958 में बनाया गया था रायसेन जिले में, मंडीदीप के पास में। यहाँ दाहोद नाम का प्लेस मिल जाता है। इससे ही मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया और अब्दुल्लागंज को पानी प्रदान किया जाता है, ध्यान रखेंगे। लगातार बारिश से बांध भर गया, यहाँ पर कुछ क्रैक्स आ गए हैं और पुराने बाढ़ के कारण में थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत भी हुई थी, है ना। अब इसके कारण यहाँ समस्याओं में अचानक 2 गेट खोल दिए गए, मेंटेनेंस लंबे समय से नहीं हुआ, आसपास के क्षेत्रों में पानी बढ़ गया और लगभग कहा जाता है 1000 हेक्टेयर से अधिक की फसल क्या हो जाती है, डूब में आ जाती है और फसल नष्ट भी हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2010 में बांध के मरम्मत के लिए, कब की बात कर रहा हूं, 2010, आज क्या हो गया 2022, बांध की मरम्मत के लिए वर्ल्ड बैंक से, विश्व बैंक से यहां पर क्या दिया गया था भैया, विश्व बैंक से 10 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसका यूज भाई लोगों ने कहां किया ये नहीं पता है। 10 करोड़ रुपए दिए गए थे। तो क्वेश्चन पूछ लेगा यहां पर मैं कि दाहोद बांध को मेंटेनेंस के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, तो ये मिल जाएगा दाहोद को, यहां वर्ल्ड बैंक से दी गई थी 2010 में 10 करोड़ रुपए की राशि। ठीक, क्लियर है। लेकिन पता नहीं कहां गई राशि, सरकार खा गई, यहां जमीन खा गई, बांध खा गया, पानी महंगाई गई, किसी को नहीं पता। अब चलते हैं आगे, लेकिन क्रैक तो आए, मतलब काम नहीं हुआ है, सब बात यह है। अब आइएगा नीचे, ये हमारे पास कुछ ऐसी पोस्ट निकली हुई हैं। संविदा काउंसलर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए, मतलब कि जो लोग यहाँ पर मास्टर्स कर चुके हैं, सोशियोलॉजी, एमए सोशियोलॉजी है, या आपका साइकोलॉजी है, या आपका एक तरीके से साइकोलॉजी की बैचलर्स में हो चुके हैं या सोशल वर्क में, तो उन्हें आपका देने का आपका थोड़ा सा रहेगा 2 वर्ष का यहाँ पर मैं एक तरीके से मिलना चाहिए एक्सपीरियंस, तो आसानी से पेपर दे सकते हैं वाला। नेक्स्ट, 12वां नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन प्रत्येक संभाग में किया जाएगा या किया गया था हाल ही में। ठीक, याद रखेंगे इसके बारे में। तो 12वां नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल कितने संभाग में मनाया गया है, तो भैया सभी संभाग में मनाया गया है, खत्म। नेक्स्ट, भारत में कॉर्पोरेट खेती के स्थान पर होगी कोऑपरेटिव खेती। कॉर्पोरेट मतलब होता है आपका कौन सी, आपकी कॉन्ट्रैक्ट, जो व्यापारिक कृषि होती है, जिसमें कुछ लोग आते हैं, कॉर्पोरेट हाउस आते हैं, वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर साथ से काम करते हैं, वो वाली कहानी। लेकिन अगला जो आता है कोऑपरेटिव, जैसे अमूल के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएगा, यहाँ पे कुछ लोग मिलकर काम करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सब लोग लाभ कमाएंगे, ये बात आती है कोऑपरेटिव फार्मिंग। सरकार लगातार सहकारी कृषि को प्रमोट कर रही है, कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट कर रही है, सहकारी कृषि। हालांकि इसके अपने नफे नुकसान है, वो अलग बात रहेगी, लेकिन फिर भी प्रमोट तो सरकार कर रही है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक सबको। अगला, भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ रहा है मध्यप्रदेश का योगदान, ये बार बार बात कर चुके हैं, फिर से कोई बात कहने की जरूरत नहीं है, जहां जाते हैं हर बार यही बात कहते ही हैं। नेक्स्ट, जर्मनी और भारत के संबंध में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक संबंध है, ठीक है, वो भी कोई बड़ा विशेष नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ बात कही गई है, जरा थोड़ा देख लेते हैं, कुछ बत्तियां, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, सब कुछ। जैसे प्रधानमंत्री की मंत्र पर मध्यप्रदेश अमल कर रहा है, अच्छी बात है। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के कुछ मंत्र दिए गए हैं, वो भी हमने काम करने का प्रयास किया हुआ था। दूसरा, 32 लाख युवाओं को रोजगार का लक्ष्य रखा गया है, भगवान कब मिल जाए, बड़ा आनंद आ जाएगा। कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग करने की बात कही गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर चलते हैं आगे, यहाँ पर मैं देखो 1 लाख से सीधे 32 लाख तक पहुंच गए आने वाले वर्षों में, बड़ी संख्या में नौकरी सुविधा मिलेंगे। मध्य प्रदेश बनेगा चीता स्टेट, बन चुका है, लेपर्ड स्टेट के बाद चीता भी बन गया है, और ध्यान रखें हम लोग। और इंदौर भोपाल के बीच इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप करने की बात कही गई है, इंपॉर्टेंट। ये शायद संभवतः आपका सीहोर के पास डेवलप किए जाएंगे। नेक्स्ट रहेगा अगला कौन सा भैया, गरीब परिवार की आर्थिक उन्नति के लिए पशुपालन को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। ठीक, अगला चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि संबंधित स्टार्टअप में पर्याप्त संभावना है। तो ध्यान रखिए पास में मेन सेक्शन में जहां खाद्य प्रसंस्करण की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, वहां क्वेश्चन पूछ लेगा मध्यप्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण की संभावना पर टिप्पणी कीजिए, या मध्यप्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण और कृषि संबंधित स्टार्टअप के संभावनाओं पर टिप्पणी कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप 5 नंबर में तैयार करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक, चलो अब नीचे आते हैं भैया हम लोग कहाँ,
नागरिक आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो मैंने बताया था भैया, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यहाँ पर मैं लागू करने वाला पहला राज्य बन गया यहाँ पर मैं एक तरीके से। यहाँ पर मैं, हालांकि हिमाचल भी अपने प्रदेश को अपने आपका एक आपका घोषणा कर रहा है और ये भी घोषणा कर रहा है अपन को मध्य प्रदेश ही लगाना है। पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। खत्म। अगला देखेंगे, अतिवृष्टि संकट में घड़े में किसानों की सरकार खड़ी हुई है, ठीक है। कुसुम सी योजना, हाँ, कुसुम सी योजना का आवेदन की तिथि 31 अगस्त तक की गई है। कुसुम सी योजना क्या है? पीएम कुसुम सी योजना का मतलब यह है कि यहाँ पर किसान जो होंगे वो अपने खेतों में क्या लगा सकते हैं, क्या यहाँ पर में सौर संयंत्र स्थापित करेंगे और उसकी बिजली यहाँ क्या करेंगे, सरकार को बेच भी सकते हैं। आगे आए लाभ उठाएं की तर्ज पर यहाँ पर दस्तावेज भरे जाएंगे। 30% अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा। 25 वर्षों तक बिजली क्रय एवं भुगतान की गारंटी दी जाएगी। मतलब सरकार यहाँ पर में बिजली 25 सालों तक खरीदेगी और साथ साथ में पेमेंट भी प्रॉपरली किया जाएगा। क्लियर है? अगला, मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना प्रारंभ की गई है। हाल ही में मध्य प्रदेश में प्राकृतिक कृषि विकास योजना प्रारंभ का एक प्रारंभ किया गया है, प्रथम चरण प्रारंभ किया गया है, जिसमें कितने ग्रामों को टारगेट किया गया है? तो बात करेंगे यहाँ पर मैं 100 जो एक जिले के 100 गांवों को टारगेट किया गया है। मतलब कि शुरुआती दौर में 5200 जिले यहाँ टारगेट में हैं। तो प्रत्येक जिले के 100 गांव यहाँ पर में है, 52 जिले मतलब कि 5200 गांव हो जाएंगे। इससे होगा क्या? तो यहाँ पर प्राकृतिक कृषि की ओर बढ़ावा देने की बात कही गई है। मतलब केमिकल के यूज को रिड्यूस करने की बात कही गई है। पेस्टिसाइड मुक्त फसल उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई यहाँ पर में। याद रखना इसके बारे में। इनके अलावा आपका आत्मा योजना हो जाएगी और प्राकृतिक यहाँ पर में जो इन सभी का यहाँ योगदान रहेगा। और साथ में देखेंगे यहाँ पर में कि जो प्रशिक्षण के दौरान में कुछ लोगों को ट्रेन किया जाएगा। हर गांव में 5 प्रगतिशील किसान जो है उन्हें टारगेट किया जाएगा, उन्हें ट्रेन किया जाएगा मास्टर ग्रुप में और इन्हें प्रकृति प्रेरक का नाम दिया जाएगा। तो प्रकृति प्रेरक कौन रहेंगे भैया? तो क्या ये आपका एनवायरमेंट को कंजर्वेट करने वाले पर्सन है क्या? नहीं, ये प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, गांव के किसान हैं जो यहाँ पर उसको क्या करेंगे, आपका बढ़ावा देंगे। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट ये रहेगा, आप इसे याद रख लीजिएगा। ठीक, तो ये हमारी मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना हाल ही में प्रारंभ की गई है अगस्त 2022 में। ठीक, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा। सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से जन कल्याण को बढ़ाएं, ठीक है, अच्छी बात भैया, बढ़ा देना। नेक्स्ट, वास्तविक मछुआरों की पहचान, कोई काम का नहीं है। बाढ़ प्रभावित गांव को, कोई काम का नहीं है। हाँ, यहाँ रह जाएगा। पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 10 सितंबर को होगी, ये भी इंपॉर्टेंट हाल में नहीं है, हो चुका है ये। दूसरा, मध्य प्रदेश मिलेट मिशन का प्रयास बढ़ाए जाएंगे। मतलब खाद्यान्न को बढ़ावा देने के साथ साथ में मध्य प्रदेश का प्रयास है सप्ताह में एक दिन आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को और मध्याह्न भोजन विद्यार्थियों को मोटे अनाज जैसे कोदो कुटकी के वितरण का भी यहाँ प्रयास किया जाएगा, ताकि इनसे लोगों को भी जोड़ा जा सके, महत्व बनाया सके। हम बात कर ले यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश में कोदो कुटकी मुख्य रूप से कहाँ उगाया जाता है? तो ये हमारे पास में अनूपपुर, डिंडौरी और साथ में हम देख लेंगे आपका एक तरीके से शहडोल के पास वाले भाग में उगाया जाता है, उमरिया के पास उगाया जाता है। तो डिंडौरी, अनूपपुर में खास करके इसे आपका जीआई टैग दिलाने की बात कही गई है और एक जिला एक उत्पाद में इनको शामिल किया हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट बात आ जाएगी। और ये एक तरीके से प्रोटीन रिच और आपका फाइबर रिच जो है ये आपके खाद्य पदार्थ कहलाते हैं और इन्हें शामिल करने की बात कही गई है। इसे निर्यात प्रमोशन के लिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बड़े बड़े सेंटर बनाए गए हैं, ध्यान रखेंगे। 116 एफपीओ यहाँ पर मैं कार्यरत है प्रदेश में, जो यहाँ एक तरीके से हेल्प कर रहे हैं लोगों की। ये आप इस बात को ध्यान रखिएगा। नीचे चलते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और रह जाएंगे। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नियुक्ति की गई है। तो भैया एक तरीके से कन्वर्जेंस फाउंडेशन के फाउंडर थे सीईओ आशीष धवन, उनको यहाँ पर मैं एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में शामिल किया गया है। और आपका यहाँ पर में एक और व्यक्ति हैं, कौन से, हेलन डी को भी यहाँ शामिल किया गया है। बिल आपके रहेंगे वो आपका और मिलिंडा दोनों में हालांकि अब ब्रेकअप हो चुका है, तलाक हो चुका है, लेकिन ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन यहाँ चल रहा है। तो बिल गेट्स जो हैं उनकी पत्नी थी मेलिंडा गेट्स, दोनों में अब तलाक हो चुका है। तो बिल और मेलिंडा अलग, लेकिन ये फाउंडेशन चूंकि एनजीओ है, भारत में बहुत सारे काम इन्होंने किया हुआ है, लेकिन इनका योगदान आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए। ठीक, भारत में खास करके एजुकेशन के सेक्टर के लिए, हेल्थ सेक्टर में सुधार के लिए इसने बहुत अच्छा प्रयास किया हुआ है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। अगली बात करेंगे, दही हांडी को महाराष्ट्र में साहसिक खेल का दर्जा दिया गया है। और जो लोग यहाँ पर में एक तरीके से बीमार, यहाँ पर में क्या हो जाएंगे, गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे, उन्हें 7 लाख रुपए, जिन लोग यहाँ पर में जिनकी डेथ हो जाती है उनको 10 लाख रुपए, और इसी प्रकार से मामूली रूप से घायल होने पर 5 लाख रुपए की सहायता
दी जाएगी, ये दही हांडी का उत्सव हो जाएगा। इसी प्रकार से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशन बस भारत के किस शहर में प्रारंभ की गई है? तो मुंबई में प्रारंभ की गई है। जैसा आप हांगकांग में कुछ हॉलीवुड की मूवीज में देखते थे, वो हमारे यहाँ अब मुंबई में स्टार्ट हो चुकी है। अगली बात करेंगे, अनुज पोद्दार बजाज इलेक्ट्रिकल के प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के निदेशक नियुक्त हुए हैं कौन? तो नाम मिलेगा देवाशीष मोहंती। नेशनल इम्यूनोलॉजी इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है, उसके आपका ध्यान रखेंगे, आपका जो निदेशक है वो किसे घोषित किया गया है? देवाशीष मोहंती को। नेक्स्ट रहेंगे, अगला राजेश वर्मा को राष्ट्रपति के सचिव नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रपति कौन? अपनी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, उनके आपका सचिव नियुक्त किए गए हैं कौन? तो नाम मिलेगा राजेश वर्मा। अगला रहेगा फहमीदा अजीम, ये बांग्लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार हैं। इन्हें 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया, चुना गया है उनके लिए, ध्यान रखेंगे यहाँ पर में, इंपॉर्टेंट ये भी। ऑनलाइन पत्रिका का नाम है यहाँ पर में इनसाइडर, उसमें काम करती हैं। नेक्स्ट रहेगा इंपॉर्टेंट, मिथिला में है, मिथिला यूपी का, वैसे बिहार का एक क्षेत्र है मिथिला, वहां पर मखाना जो है, मखाना की बात करें, उसे जीआई टैग मिला हुआ है। बिहार में कुछ और चीजों को पहले से जीआई टैग मिल चुका है, वो कौन कौन से भैया? तो बात करेंगे यहाँ पर भागलपुर के जर्दालू, आम, कतरनी, धान, और नवादा के हैं मगही पान, मुजफ्फरपुर की है लीची। इन सभी को जीआई टैग मिल चुका है, मतलब टोटल अब यहाँ पर मैं 6 कैटेगरी में, पहले यहाँ पर मैं आपसे, ये 5वां उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया गया है, मिथिला के मखाने। नेक्स्ट चलेंगे, इसके बाद कुछ पॉइंट यहाँ मिल जाएगा आपका, इधर से कुछ इंपॉर्टेंट, यहाँ इंटरनेशनल गवर्नेंस, हाँ ये कोई काम का नहीं है। चलो, सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की बैठक अगले साल कौन करेगा? तो भैया 28-29 अक्टूबर को मध्य प्रदेश से भारत करेगा, मुंबई और दिल्ली में यहाँ पर बैठक होंगी। सुरक्षा परिषद आतंकवाद रोधी समिति की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की जानी है? तो भारत में, भारत के किन शहरों में? तो मुंबई और नई दिल्ली में, ठीक है ना, खत्म, इतनी सी बात रहेगी यहाँ पर। मैं नीचे जाओ, यहाँ कौन सा पॉइंट आ रहा है अपना? हाँ, अगला रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रयास किए गए हैं, ये हमारे पास में डिफेंस टेक्नोलॉजी का पार्ट रहेगा, डिफेंस टेक्नोलॉजी, और प्लस ये निबंध वाले सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, निबंध के लिए जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए यहाँ पर। मैं तो देश में यहाँ पर थोड़ी सी कुछ बातें यहाँ रहेंगी कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा काम है डीआरडीओ कर रहा होता है, साथ में बार्क इसका योगदान यहाँ पर रहेगा, प्लस इसरो यहाँ हेल्प कर रहा है, अलग अलग चीजें हैं। इनमें देखेंगे हम लोग तो हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर की बात की गई है, आपस में फ्रिक्वेंसी होपिंग, ऐसे बहुत सारे उपकरण यहाँ पर में अपनाए गए हैं। तो हालांकि ये एमबीबीएस या अन्य प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए कम इंपॉर्टेंट है, तो जो लोग मेंस में तैयारी कर रहे हैं उनके निबंध सेक्शन, और साथ साथ में यहाँ आ जाएगा कौन सा वाला पास में, डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए, ये आपका पार्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ेंगे मेंस के लिए, सभी लोग पढ़ करके खत्म करेंगे एक बार। कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको लगता है तो इसे आप खोज लेंगे, हाँ, पढ़ने बस लेना, क्योंकि आप यदि पढ़ लेते हैं तो निबंध में कैसे लिखना है ऑटोमेटिक हेल्प पड़ जाएगी आप लोगों को। ठीक, अब चल लेते हैं भैया कुछ प्रतियोगित खेलों में, खेल के इंपॉर्टेंट आपके इवेंट हैं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहले पदक जीतने वाले व्यक्ति कौन से थे? तो साकेत सारंग थे। नेक्स्ट, जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में किस देश के खिलाफ हैट्रिक बनाई थी? तो ये नाम मिल जाएगा, किसके प्रति बनाई थी भैया? नाम मिल जाएगा पास कौन सा? वेस्ट इंडीज। फाइनली सीमिया ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। इस वर्ष ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता हुआ है? तो एशले बार्टी ने। नेक्स्ट रहेगा अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा। इसी प्रकार से नाम मिल जाएगा, इनमें से कौन सा देश वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले फीफा वर्ल्ड कप का सह मेजबान नहीं होगा? तो 3, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, मतलब तीनों एक कॉन्टिनेंट में है, ब्राजील नीचे साउथ अमेरिका में है, तो ये अलग हो जाएगा ऑटोमेटिक। इनमें से कौन सा भारतीय खिलाड़ी बैडमिंटन संबंधित नहीं है? लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत और चिराग शेट्टी ये हैं, अजत शरद कमल नहीं है। नीरज चोपड़ा इस वर्ष डायमंड लीग में कौन सा पदक इन्होंने जीता हुआ था? तो रजत पदक जीता हुआ था। कार्लोस सेज, ये हैं आपस में फॉर्मूला 1 रेसर, मतलब कार दौड़ाने वाले, ये कहाँ के हैं? भैया स्पेन के हैं, F1 रेस कहलाती है, फॉर्मूला 1 रेस है ना। एलिना वेसिना टेनिस की खिलाड़ी हैं, ये कहाँ की हुई है? तो रूस की हैं, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट। बुंदेस लीगा किस यूरोपियन देश की एक लोकप्रिय फुटबॉल लीग है? तो जर्मनी की है बुंदेस लीगा, जर्मनी की फुटबॉल लीग है ये। अगले चलेंगे, वर्ष 2022 में किस देश ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीता हुआ है? तो दक्षिण कोरिया जीता हुआ है एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट, क्योंकि हाल ही में एशिया कप हुए हैं क्रिकेट का भी और आपका हॉकी का भी आएगा, इंपॉर्टेंट ये।
किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी के नाम सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है? राफेल नडाल के नाम पर है। इंपॉर्टेंट भाई। नेक्स्ट रहेगा पास में, तीन तो इंपॉर्टेंट रख लेना, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच। इनके ऊपर जब हम लोग ग्रैंड स्लैम की एक बार क्लास में लेकर आऊंगा स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में, तो मैं इन पर विस्तार से चर्चा करूंगा। अभी तो चूंकि टाइम कम रहता मॉर्निंग में, इसलिए अभी हम कम चर्चा कर रहे हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो भैया बिशन सिंह बेदी हैं, पहले भारतीय क्रिकेटर है ये। इस वर्ष किस क्लब ने जर्मन सुपर कप का खिताब अपने नाम किया है? तो ब्रायन म्यूनिख ने किया हुआ है, म्यूनिख है ना। मध्यप्रदेश के विवेक सागर का संबंध किससे है? हॉकी से, क्वेश्चन आ चुका है एमपीएससी में। बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप शुरुआत कब वर्ष किस वर्ष से हुई थी? तो ये मिल जाता है वर्ष 1949 से। इस बार इंडिया ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया हुआ है। और थॉमस कप के साथ इसका भाई कौन सा है? उबेर कप, एक महिलाओं के लिए एक पुरुषों के लिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सॉफ्टबॉल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता हुआ था? तो जापान ने सॉफ्टबॉल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता हुआ था। रोनाल्डो सिंह किस खेल से संबंधित है? तो साइकिलिंग से है। रोनाल्डो नाम हमको लगता है यार फुटबॉल से होंगे, नहीं, ये साइकिलिंग से रिलेटेड है। वर्ष 2027-17 में किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था? तो इंग्लैंड ने जीता हुआ था, अपन हार गए थे। शिखर धवन ने किस देश के खिलाफ अपने पदार्पण टेस्ट मैच में शतक बनाया था? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया हुआ था, इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन सा खेल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शामिल नहीं था? तो फुटबॉल शामिल नहीं था, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन शामिल किए गए थे। महिला क्रिकेट हालांकि हुआ था, ये आप ध्यान रख लेंगे। रोजर फेडरर ने किस वर्ष फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था? तो ये एक तरीके से आपके बहुत सारे साल हैं, तो हालांकि तो 2009 में जीता हुआ था हाल ही में। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले महिला क्रिकेटर कौन है? तो शॉर्लेट एडवर्ड्स हैं ये, इनको याद रख लेंगे। और 2021 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल वर्ग खिताब किसने जीता? तो भैया ये है अकाने यामागुची, जापान की। ठीक, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग का खिताब इन्होंने जीता हुआ है 2021 का। ठीक, तो ये सारे 25 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के थे। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन में हर बार स्किप कर रहा था, लेकिन इस बार करा देते हैं, कोई बात नहीं है। फैशन का एक आपका कैरियर ऑप्शन यहां दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर चलते हैं अपने नीचे। हाँ, हमारा अगला आज का जिला है नीमच। मैंने बताया था कि भैया रोजगार निर्माण में हर एक श्रृंखला में एक नया जिला यहां चर्चा किया जाता है। इस बार का कौन सा है? नीमच। तो सीआरपीएफ की जन्मस्थली कौन सा भैया? तो ये आपका रहेगा कौन सा? नीमच है। और अफीम उत्पादक जिला कौन सा हमारा? मंदसौर। नीमच में नीमच का नाम मिल जाएगा। नीमच उज्जैन संभाग का एक जिला है। इसका गठन 30 जून 1998 को हुआ था, मंदसौर से अलग होकर के। राजस्थान और मंदसौर से घिरा हुआ है, मतलब मध्य प्रदेश से केवल एक जिले से सीमा साझा करता है, वो कौन सा है? मंदसौर, ध्यान रखेंगे। अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इनके अलावा कृषि की उपज मंडियां यहाँ पर बनाई गई हैं। साथ साथ बात करेंगे आपका संतरा हो, चाहे पास में कुछ मसाले हो, इनके उत्पादन भी यहाँ किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ का प्रमुख आकर्षण केंद्र है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यहाँ पर मैं ये सेंटर रहेगा। नीमच विभिन्न भारतीय सेनाओं के रेजिमेंट का केंद्र रहा है। और नीमच छावनी ने 1857 में भारतीय विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहीं से विद्रोह ने एक बड़ा रूप लिया हुआ था। तो नीमच में बंगाल के सैनिकों की एक टुकड़ी ने दिल्ली में विद्रोह और मार्च किया हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगली बात करेंगे, यूरोपीय अधिकारियों ने यहाँ के किले में शरण ली, बाद में मंदसौर में के एक विद्रोही बल द्वारा घेर लिया गया, और फिर बाद में धीरे धीरे इन्हें आपको बचाया गया। ये सारी बात आती है। यहां पर पहले नॉर्थ इंडिया माउंटेन आर्टिलरी एंड कैवलरी हेडक्वार्टर्स स्थापित की गई थी, NIMACH। तो इसी के नाम पर नीमच पड़ा हुआ है, नीमच। नॉर्थ इंडिया माउंटेन आर्टिलरी एंड कैवलरी हेडक्वार्टर्स। तो हो सकता है कभी किसी एग्जामिनेशन में पूछ ले, जो बच्चे नीमच के हैं वो इंटरव्यू यदि कभी देते हैं, तो आप इस बात को याद रख लीजिएगा कि इसका नामकरण कहां से हुआ है। तो नॉर्थ इंडिया माउंटेन आर्टिलरी एंड कैवलरी हेडक्वार्टर्स के नाम से इसका नामकरण पड़ा हुआ है। इसी सैन्य छावनी को बाद में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स, CRPF कर दिया गया था। और बाद में यही फिर बाद में पास मुख्यालय बना। और फाइनली आगे चल के सीआरपीएफ के रिलेटेड यहाँ पर में आते हैं, आ जाती है पास में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहलाता है। अगला नेक्स्ट चलेंगे पास में। अब सेंट्रल रिजर्व की बात करें यहाँ पर में, तो इसका नाम क्या मिलेगा पास में? यहाँ वाला क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स इसका नाम मिल जाएगा। 1822 में नीमच ग्वालियर रियासत की बड़ी ब्रिटिश छावनी थी। 1895 में संयुक्त राजवाना मालवा राजनीतिक एजेंसी और मालवा एजेंसी का मुख्यालय बन गया था। ब्रिटिश कैंटोनमेंट को 1932 में भंग कर दिया गया, जिसके बाद इस क्षेत्र में ब्रिटिश म्युनिसिपैलिटी बोर्ड का गठन किया गया था।
पहले ये शहर अजमेर जिले का एक महल था और बाद में ये एक तरीके से मालवा का हिस्सा पूर्णतः बन गया। 1768 में मेवाड़ के राणा द्वारा लिए कर्ज की अदायगी के रूप में इसे वापस यहाँ मालवा को दिया गया। अगली बात करें, कुछ यहाँ छोटी छोटी बातें छोड़ देते हैं इनको यहाँ पर मैं। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था, कृषि उपज मंडी, खेती यहाँ की जाती है। यहाँ पर मैं नाम मिल जाएगा खसखस, पोस्ता, सरसों, अनाज, मसाले का उत्पादन होता है। इनके अलावा जड़ी बूटियों में आपका एक तरीके से अस्वंदा, कालमेघ, शतावरी, सफेद मूसली, स्टीविया आदि जैसी 500 से अधिक जड़ी बूटियों का व्यापार भी यहाँ किया जाता है। नीमच में कुकिंग ऑयल मिल्स हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट यहाँ लगाया गया है, दालों की प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, डिहाइड्रेशन प्लांट्स हैं, हर्बल एक्सट्रैक्शन, ये सब गोल भूसी आदि जैसे यहाँ पे प्लांट लगाए गए हैं। नीमच में बात करेंगे तो 7 तहसीलें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनके अलावा चल लीजिएगा नीमच के बारे में और, तो यहाँ भारत का दूसरा अफीम प्रसंस्करण एल्कलाइट फैक्ट्री जो है वो नीमच में सिचुएटेड है। इसी प्रकार से बात करेंगे यहाँ पर मैं अफीम फैक्ट्री, ठीक वर्क्स मिल जाएगा। नीमच अफीम फैक्ट्री का उद्घाटन 1935 में हुआ था और एल्कलाइड कार्यों का शुरुआत 6 अक्टूबर 1976 से हुई थी। कैंपस 57,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट चलेंगे, नीमच को भारत की नेत्र नगरी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है आईएमपी, क्योंकि यहां बड़ी मात्रा में नेत्रदान किया जाता है। तो नेत्रदान की दर मध्य से किस शहर में सर्वाधिक, किस जिले में सर्वाधिक है, तो नीमच में है। यहाँ भीलों की कुलदेवी भादवा माता का मंदिर है जो एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र बन जाता है। यहीं पर बावड़ी है और यहीं पर नवरात्रि के टाइम पीरियड में भादवा माता का मेला लगाया जाता है। कहां पर, तो भैया नीमच में। एक यहाँ नीमच से पास में लगभग सुंदरनगर जीरन एक प्लेस है जो यहाँ पर किले के लिए जाना जाता है और भगवान शंकर की यहाँ प्राचीन मूर्ति है जिसे किलेश्वर महादेव कहा जाता है। इनके अलावा यहाँ पर मैं नवतोरण मंदिर भी है जहां पर मैं खोर नाम की प्लेस में जो विष्णु जी को समर्पित है। इनके अलावा नीमच में ही नंदन प्रिंट नाम से एक प्लेस है, सॉरी नंदन प्रिंट नाम की जो एक प्रिंटिंग है उसे आपका फेमस है ये, जिसमें परंपरागत चटकीले रंगों का प्रयोग इसमें प्रिंटिंग में किया जाता है। इनके अलावा सुखनंद महादेव मंदिर यहाँ रहेगा और कृष्ण महल भी यहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां आपको याद रखना चाहिए हमारे अपने नीमच के बारे में। अब चलते हैं भैया, हिंदी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं आईएमपी पटवारी वाले, जो एसआई वाले हैं, एमपीपीएससी वाले, आप इसे याद कर लीजिएगा। इनके अलावा बाकी एग्जामिनेशन में भी इसे पूछा जाएगा, जैसे कि आपका जो इंजीनियरिंग वाली है, असिस्टेंट इंजीनियर वाली, उनमें पूछा जाएगा। हालांकि पेपर पोस्टपोन हो चुका है लेकिन आप जरूर लगाइएगा। मैंने इसे अपने टेलीग्राम में रख दिया है, ठीक सत्यम भाई, आप बार बार पूछते हैं उसको। अब चलते हैं नेक्स्ट, नीचे यहां रहेगा विभिन्न प्रतियोगिता में सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ लगभग हर बार 35 से 45 के क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार 45 से इस बार 35 आ गए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे ये। जैसे कि भाई यहाँ क्वेश्चन है, मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था है कृषि प्रधान, तो आंसर जाएगा मध्यप्रदेश की सबसे ऊंची चोटी ऊपर किन पहाड़ियों में स्थित है, तो महादेव पहाड़ियों में है। ठीक, अगला यहीं पर हिल स्टेशन पचमढ़ी मिल जाएगा। बेड़ाघाट पर कौन सा प्रपात स्थित है, तो नाम मिल जाएगा कौन सा, धुआंधार। तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो भैया नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 3 वर्ष का। ठीक, निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास की नहीं है, मेघदूतम, कुमार संभवम, उत्तर रामचरित और आपका उत्तर रामचरित नहीं है। अगली बात करेंगे यहाँ पर मैं नेक्स्ट, ये पुस्तक है लेकिन कालिदास की नहीं है ना। सावित्रीबाई फुले स्व सहायता समूह योजना किस वर्ष की महिलाओं से संबंधित है, तो बात करेंगे पास कौन सा, एससी से रिलेटेड है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आप इनको पढ़िएगा। ठीक, नेक्स्ट अगला चलेगा, यहाँ पर मैं इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर और आ जाएगा बाढ़ प्रभावित, ठीक है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ने मेसर्स भारत ओमान रिफाइनरी के चेयरमैन श्री सिंह से भेंट की है। तो भाई ओमान रिफाइनरी जो है आगासोत बीना में बनाई गई है और ये ओमान के सहयोग से, ओमान नाम का देश से सहयोग से बनाई गई है। ओमान की राजधानी मस्कट, ध्यान रखेंगे। ओमान देश ने ही हुदहुद नाम के जो चक्रवात उसका नामकरण किया हुआ था, जिसका नाम होता है पक्षी की आंख, ध्यान रखेंगे। अगला, ये 45,000 करोड़ की यहाँ पर नई योजना स्टार्ट की जा रही है, जिसके एमडी कौन है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण कुमार सिंह हैं। इंपॉर्टेंट, इन्हें आप याद रख लीजिएगा, बाकी कोई काम के नहीं है। अगला जाओ नीचे, तो पैरा एशियाई खेल अगले वर्ष कहाँ होंगे अक्टूबर में, तो चीन में होंगे। चीन के हांगझोउ नाम के शहर में आयोजित होंगे। कोविड के कारण ये आपके पिछले समय में आयोजित नहीं हुए थे। भारत ने जिम्बाब्वे में लगातार 5 बार जीती, वनडे सीरीज, ठीक कोई काम का नहीं है, अभी तो हार गया आज का मैच, मतलब कल का मैच, सॉरी। श्रीधरन श्रीराम बने बीसीसी के तकनीक सलाहकार, ठीक है, ये भी मिलेगा। ठीक, हाँ,
भारत के युवा पहलवान हैं अंतिम पंघल, इन्होंने जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड पदक जीता हुआ है। तो अंतिम पंघल का संबंध किससे है भैया? तो ये है किससे? कुश्ती से है। ठीक, अंडर 19 वाले पार्ट में, मतलब जूनियर पहलवान ये माने जाते हैं। भारत की तेज गेंदबाज हैं या गेंदबाज हैं झूलन गोस्वामी, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। और ध्यान रखेंगे ये विश्व की सबसे सफल महिला गेंदबाज हैं। इनके नाम वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है। टोटल 201 वनडे मैचों में 252 विकेट इन्होंने झटके हुए हैं। इनके बाद यहाँ पर मैं दक्षिण अफ्रीका की शबनम इस्माइल के महिला वनडे में 191 विकेट हैं, जो इनसे बहुत पीछे हैं फिलहाल में। तो ठीक, इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। T20 में इन्होंने आपका 56 तथा 12 टेस्ट में 44 विकेट लेने की उपलब्धि इन्होंने दर्ज की हुई है। तो ये आप इन्हें ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये। अगला खेलने वाली, ठीक है, ये कोई काम का नहीं रहेगा, नीचे आ जाओ। हाँ, भारत में आधुनिक अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया गया फरीदाबाद में। ठीक, तो फरीदाबाद इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। फरीदाबाद में अमृता अस्पताल उद्घाटन किया गया है और ये एनसीआर क्षेत्र में चूंकि आता है, ध्यान रखेंगे। और इसका जो उद्घाटन था माता अमृतानंदमयी मठ द्वारा संचालित किया जाएगा। 2600 बिस्तर इसमें होंगे। ठीक, 6000 करोड़ की लागत से बना हुआ है। अमेरिका ने रूस छोड़ने की, यूक्रेन छोड़ने की बात कही कि ठीक है। थाईलैंड की अदालत में प्रधान, ठीक, ये मिल जाएंगे। अगला, हाँ, प्रयुक्त चान ओझा कहाँ के प्रधानमंत्री हैं जिन्हें वहां संवैधानिक अदालत ने हटा दिया है? तो ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री थे। इन्हें आपके कुछ विभिन्न प्रकार के एलिगेशन लगाए गए, उसके आधार पर इनको हटा दिया गया है। ठीक, यूक्रेन की स्थिति को बातचीत, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं, थोड़ी बात की उन्होंने। रूस पर प्रतिबंध लगाए, कोई काम का नहीं हमारे फिलहाल में। हाँ, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का शुभारंभ कहाँ होगा? तो भैया ये हो जाएगा कहां पर आपका? तो ये डेवलप की पुणे के KPIT CSIR द्वारा डेवलप की गई है। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस। एनर्जी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे पास में यूनिट 9 पेपर 3 मेन सेक्शन में। अगला, अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड का आयोजन कहां हुआ है? तो जॉर्जिया की कोटेसी में हुआ था। भारत को तीसरा स्थान मिला है, 3 स्वर्ण और 2 गोल्ड हमने जीता हुआ है। तो आज का रोजगार निर्माण इतना ही। आगे फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही कुछ पार्ट के संदर्भ में। क्योंकि अब सितंबर का आ जाएगा, तो सितंबर का लास्ट डे हम जो रहेगा आपका कौन सा? 29 और 30 सितंबर को यहाँ कवर करेंगे। इनके पहले अब जो अगस्त माह का करंट अफेयर था उसे हम ले लेकर चलेंगे, ठीक है ना? अगस्त माह का करंट अफेयर पहले, अभी क्योंकि सितंबर का ले लेते हैं, फिर आपका अगस्त का संडे के दिन कंप्लीट करेंगे, ऐसा कुछ। तो कल फिर हम लोग दूसरा, मतलब कि अगली क्लास में कुछ और कवर कर लेंगे। दोनों में से आपको यहाँ क्लास मिल जाएगी, अगस्त से सितंबर दोनों में से कोई भी हो जाएगा। ठीक, रोजगार निर्माण लास्ट में, फिर अपन वीक के लास्ट में करेंगे। सप्ताह में एक बार रोजगार निर्माण हो जाएगा और आपका, या फिर मंथ में लास्ट टाइम कवर कर लेंगे इनको पूरा लाइन से। ठीक, तो आज की क्लास यहाँ तक की। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे, ध्यान रखें अपना।